गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। किस चीज की लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो? मैम राधे राधे ऑफलाइन मैम। क्लास के लिए। राधे राधे। ऑफलाइन टेस्ट के लिए? मैम ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास होगी इसी सैटरडे। हाँ, इस सैटरडे ऑफलाइन क्लास है। मैम तो उसमें सारे मैम टीचर्स आप आएंगे? आओगे ना? हाँ नहीं, इस बार तो मैं नहीं आ पाऊंगी। जो दिल्ली वाले टीचर्स है ना वही आएंगे। मैं प्रॉपर दिल्ली से नहीं हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मैम उसमें होगा क्या वैसे? क्लास लेंगे तुम लोगों की। कोई तो मतलब मैम टॉपिक? 11 फिजिक्स बजे की से? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मैम कौन लेगा फिर? कोई और टीचर होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, वो पढ़ाएंगे। मेरे से भी अच्छे टीचर होंगे जो ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे, है ना। वो आप मैम लोगों की क्लास मैम तो में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हम पढ़ेंगे या और भी कुछ एक्टिविटीज होंगी? सिर्फ पढ़ना है तुम्हें। अब तो अपनी वो तो जेब। हम लेक्चर्स जो है यूट्यूब से भी देख सकते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें रिकॉर्डेड ही देखने हैं तो फिर तो देखो, तुम ये लाइव क्लास भी मत लो जिन बच्चों को कैसे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं। नहीं मतलब मेरा मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लासेस भी तो है, तो फिर रिकॉर्डेड हम वहां भी देखेंगे यहाँ भी देखेंगे। देखो, ऑफलाइन क्लास में बहुत फर्क होगा। तुम लोग कोई भी टॉपिक लेके जा सकते हो जो तुम्हें लग रहा हो कि ये तो मैंने इतना पढ़ लिया, नहीं आ रहा, है ना। जो भी है तुम अपने डाउट्स भी वहां पे पूछ सकते हो। मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या तुम्हें किसी चीज में कोई गाइडेंस लेनी है किसी, देखो वहां पे एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, सारे मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी होंगी, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। तो ऑफलाइन क्लासेस तो हमेशा बेस्ट रहती हैं। उनका तो कोई लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास में कंपटीशन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो मैम बच्चे जा हमारे लिए सकते कब हैं। होगी? हाँ, तो अभी दिल्ली वालों के लिए है ना बस। यस मैम शायद। मैम हमारे हाँ, लिए तो कब दिल्ली होंगी ऑफलाइन क्लासेस? यूके वाले बच्चे हो। दिया कहाँ से हो? यूके से? मतलब उत्तराखंड से है ना? मैम मैं यूके के साथ ही हूँ, मैं पंजाब की हूँ। अच्छा, पंजाब की हो। पंजाब।
नहीं मैम, पंजाब से। हाँ हाँ, पंजाब से हो तो पंजाब वालों का नहीं आइडिया। दिल्ली वालों की तो होंगी क्लासेस, और दिल्ली वालों की ऑफलाइन टेस्ट भी हैं 10 तारीख को, है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो टेस्ट है और क्लासेस हैं, तो अपने तैयारी करो प्रॉपर, डाउट क्लासेस लो अपनी। और कल तुम लोगों की आज तुम्हारी केमिस्ट्री की डाउट क्लास थी, यस मैम। Yes, ma'am. सबने ली, Yes, ma'am. यस मैम। हाँ है ना। तो ओपन डाउट क्लास है, तो इसमें तुम अपने कैसे भी डाउट पूछ सकते हो, तो ये तो मतलब तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। नवीन सर इस हिसाब से तो आ सकते हैं, हाँ कोई भी आ सकता है, आई डोंट नो कौन आएंगे। मैम, आप कहाँ से हो वैसे? यूपी से? मैम कल फिजिक्स की है। नहीं, मैं दिल्ली एनसीआर हरियाणा से हूँ। हाँ कल नहीं, फिजिक्स की थर्सडे को होगी भाई। Okay, ma'am. तो दिल्ली वाले टीचर्स आ जाएंगे, डोंट नो कौन आएगा, तो देख लेना। चलो, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट दे दिया। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, कैसा लगा टेस्ट? सही था मैम। मैम बढ़िया। न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? न्यूमेरिकल्स की। यस मैम। भाई न्यूमेरिकल्स जितनी थ्योरी कराई है उससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन होगा या अलग से बिल्कुल ही आ गया होगा, है ना। कोई होगा तो देखो, एक दो दो तीन क्वेश्चंस की तो कह नहीं सकते, वो तो हो ही जाता है, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। अदरवाइज तो कोशिश तो थी कि सब करा के भेजें। मैम, टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था वेव फ्रंट का, और उसके अंदर एक ना वो था कॉनकेव लेंस लेंस नहीं था, आई गेस मिरर था, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके अंदर वेव फ्रंट अगर जाएगी तो वो कॉनकेव से जब वो हो जाएगी रिफ्लेक्ट, तो दोबारा कॉनकेव जैसी बनेगी। तो फिर ऑप्शन मैंने वो सिलेक्ट किया तो गलत बता रहा है वो। मैंने अभी क्वेश्चन पेपर तुम लोगों का देखा नहीं है, कैसा है? मैम प्लीज देखना, आई गेस वो एरर है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 और बच्चों को भी लगा क्या यस एरर? मैम, 7 मे बी 7 8 होगा शायद। प्रिंस लगा क्या? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन मैम मैंने उसे मतलब किया ही नहीं था, मुझे समझ नहीं आया था। वेरी गुड, नाइस चॉइस। ऐसे होना चाहिए, जिस क्वेश्चन में समझ ना आए तो क्यों ही तुक्का लगाएं। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ मैटर हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि लाइट को हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि लाइट हमारे पास वेव भी है और लाइट हमारे पास मैटर भी है ना। वी हमने ये प्रूव कर दिया है। देखो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन प्रूव कर चुकी है। अब क्वांटम थ्योरी से क्या प्रूफ होता है? लाइट का पार्टिकल नेचर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्वांटम थ्योरी को जो प्रूव करता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हमारे लॉज हैं ये क्वांटम थ्योरी को प्रूव करते हैं। इसका मतलब जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर है। तो किन 3 एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्रूव होगा, तीसरा कॉम्पटन इफेक्ट। इन तीनों से प्रूव होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कराओ तुम लोग, मैं भूल गई। पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या था? पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटॉन्स। फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? मैम प्लेट्स पे। फोटॉन्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, ये फॉर्मूला लिखा था ना हमने, E इक्वल्स टू Yes, एच न्यू। तो न्यू क्या था वहां पर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या बोला था कि जो लाइट है वो बंडल्स ऑफ पैकेट्स में आती है एनर्जी, और वो बंडल ऑफ पैकेट्स क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं, और उनमें से एक फोटोन की एनर्जी होगी हमारे पास एच न्यू, है ना। ये हमने देखा था, देख लिया कि रेडिएशन के पास 2 तरीके के नेचर होते हैं, वेव एंड पार्टिकल नेचर, ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या है, मैटर के पास भी 2 नेचर होते हैं। मैटर तो है ही, तो मैटर भी पार्टी उसकी तरह वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ये डिस्कवर किया था डी ब्रोगली ने, है ना। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया, इसमें शायद एल साइलेंट है, तो डी ब्रोगली ने क्या बताया, इन्होंने बताया
कि जो मैटर है, जो हम लोग देख रहे हैं, तुम्हारे पास जितना भी मैटर जो विजिबल है, इन सबके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है ना, एक वेव एसोसिएटेड है, ये बताया इन्होंने। तो वो कैसे बताया होगा? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बताया। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर है। अब इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट करे गए तो इलेक्ट्रॉन ने कैसा नेचर शो किया? वेव नेचर। मैं तुम्हें कहानी सुना देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ने ऐसा नेचर शो किया कि ये एक वेव नेचर है। कैसे शो किया? इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर शो करा है ना, जब कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर है जो इलेक्ट्रॉन प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वेव नेचर शो करेगा। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया। फिर क्या बताया इन्होंने? फिर सबने बोला कि मान लो अब जिसके पास मास है, यानी जो मैटर है, मैटर के पास मास है, और इन्होंने बोला अगर कोई भी मैटर है तो वो वेव भी होगा। अब एक बार बताओ, जैसे कि तुम्हारे पास टेबल है, चेयर है, जो चीजें तुम्हें विजिबल है, उन सबके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, बट वो वेव हम लोगों को दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? इन्होंने बोला कि जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से एसोसिएटेड है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का क्या मतलब है? कि जितना छोटा मास होगा उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी और विजिबल होगी, है ना। मतलब जितना छोटा मास, यानी इलेक्ट्रॉन मान लो फंडामेंटल चार्ज, तो इसका मास सबसे कम होगा, है ना। तो सबसे छोटे मास के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पाया गया कि बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है और वो हमें एक वेव नेचर शो करेगा। मतलब एक इसके साथ वेव है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब वेव देखो इतनी बड़ी है ना। अब इस वेव में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन है। फिर इस चीज को कौन सॉल्व करते हैं? इसको हमारे आगे जब तुम पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स, स्क्रॉडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, तो उन्होंने इस चीज को बताया कि इतनी बड़ी वेव में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है जहां पर ये मैक्सिमम हो। तो इसको आगे एक साइंटिस्ट आते हैं स्क्रॉडिंगर, वो इसको बताते हैं। तो वो बहुत सारी आगे थ्योरीज है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डी ब्रॉगली साइंटिस्ट की थ्योरी है। तो इन्होंने दिया था लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है मास के साथ वो इस रिलेशन में है। तो ये प्रूफ भी है। तो देखो इन्होंने क्या किया, द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैव ड्यूअल नेचर, नॉट ओनली दीज बट आल्सो एवरी पार्टिकल। ये तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात हो गई, सब पार्टिकल के साथ वेव है बट वो दिखाई नहीं देती, ये बात है। उन्होंने किस नेचर पे बोला कि द नेचर लव सिमेट्री, two basic physical entities, matter and rays, have symmetrical character. Note, in no experiment matter exists both as a particle. हाँ देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि किसी भी एक ही एक्सपेरिमेंट में आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो ये देखो क्या है, अलग एक्सपेरिमेंट होगा, वो उस एक्सपेरिमेंट में वो वेव की तरह प्रूव हो जाएगा, तुम दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें वो पार्टिकल की तरह भी प्रूव हो जाएगा। बट किसी में भी वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि इसी में पार्टिकल की तरह भी है और इसी में वेव की तरह भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इन्होंने क्या बताया, देखो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, पार्टिकल है, मोमेंटम उस पार्टिकल का मान लो p है, तो जो वेव एसोसिएटेड है वो इन्होंने बताई वो किसके बराबर है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। p वेयर इज मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv। तो ये इन्होंने बताया कि जो वेव एसोसिएटेड है वो किसके बराबर है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, h इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये सारी थ्योरी देखो प्रूव्ड है। अब तुम ये नहीं कह सकते मैम ये h अपॉन p कैसे आ गया, है ना। तो ये मैं बता तो सकती हूँ कैसे आ गया, बट इतना जेन्युइन नहीं है। वो दो इक्वेशंस है, जैसे अभी आगे बताऊंगी तब देखना, है ना। दो इक्वेशंस है, m मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। लैम्डा क्या है, जो उस पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है वही उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। फोर अ फोटोन, अब देखो फोटोन है, एक सेकंड, एक सेकंड, ये भी पढ़ सकते हो पहले डी ब्रोगली भी, है ना। अब देखो फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी बच्चों, फोटोन की एनर्जी पैकेट्स,
हाँ, फोटोन के पास मास होगा, बट फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। फोटोन का रेस्ट मास हमारे पास 0 है, ठीक है। अब फोटोन किस स्पीड से चल, स्पीड ऑफ लाइट, C। स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एनर्जी है ना, है तो लाइट ही, तो उसी लाइट का एक पार्टिकल है, तो उस लाइट के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटोन की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो तुमने क्या किया, P इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी, तो यहाँ से ये मोमेंटम निकाला है, तो मोमेंटम क्या हो गया? mv को ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दोगे? न्यू अपॉन सी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ से किसके बराबर आ गया? एच न्यू अपॉन सी के बराबर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से इक्वेट कर सकते हो और ये तुम्हें देगी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम। तो ये इक्वेशन है जो कि डी ब्रुगली ने तुम्हें दी है। मैम ये जो v है लास्ट में, इस h अपॉन mc नहीं लिख सकते? c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। किसको? h अपॉन mv को, v को रिप्लेस करके हम c नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हो। ठीक है मैम। न्यू, पर ये न्यू है भाई, ये वेलोसिटी नहीं है। मोमेंटम था ना अभी, mv। एमवी तो मोमेंटम है ना मैम। एच अपॉन पी है ये, बट ये तुम्हारी जो ये वैल्यू है, दिस इज न्यू ना, ये न्यू वैल्यू मतलब m के साथ m ये न्यू है, m न्यू। न्यू, हाँ न्यू है ये। न्यू मतलब ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ठीक है। P ठीक है। इक्वल्स टू mv भी लिख सकते हो, और जब mv लिखोगे तो वहां पे वेलोसिटी को बिल्कुल तुम m इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हो। ओके मैम। तो देखो, अगर तुम्हें ये जानना है कि ये कैसे आया, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक तो एनर्जी मास रिलेशन की इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, दूसरा Yes, ma'am. इक्वेशन मैंने लिखवाई थी E इक्वल्स टू h न्यू, है ना। ये दो इक्वेशन हो गई, तो यहाँ से मास निकाल लो, m की वैल्यू कितनी आएगी? देखो m की E by C। वैल्यू h न्यू बाय c स्क्वायर, हाँ, ठीक है। अब Yes, न्यू ma'am. को, अब न्यू को लिखो E लैम्डा by के c टर्म्स, स्क्वायर हो जाएगा। न्यू को लैम्डा के टर्म्स में लिखो। mc square upon h. नहीं, m इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड विच इज c इनटू टाइम, तो टाइम को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन न्यू, तो न्यू कितना हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे न्यू को वही लिखना है, c ऊपर लिखा अपॉन लैम्डा, और ये c स्क्वायर है, तो एक c से c कट गया, तो मास किसके बराबर आ गया? h अपॉन लैम्डा c, ठीक है। अब यहीं से लैम्डा निकाल लो, तो लैम्डा को इधर ले गए, और ये किसके बराबर आ गया? h अपॉन m, ये किसके बराबर आ गया? h अपॉन m c, है ना। लैम्डा आ गया h अपॉन m c के बराबर। और अगर किसी कंटिन्यूअस v वेलोसिटी पे, ये तो न्यू क्यों लिखा हुआ है? तो m c, तो ये आ गया तुम्हारे पास h अपॉन, किसी v पर्टिकुलर वेलोसिटी पे निकालना हो तो m इक्वल्स h इक्वल्स टू mv। तो ये इस तरीके से तुम्हारे ये इस तरीके से आया ये फॉर्मूला, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इस तरीके से कर लो। तो ये v, ये न्यू नहीं है, दिस इज v है ये, तो v इज द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल v था। सॉरी माय मिस्टेक, v इज द स्पीड, ठीक है। यहाँ पे दिस इज नॉट न्यू, दिस इज v इज द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, करेक्ट। तो ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन, यहाँ से तुम्हारी वैल्यू निकल के आई है लैम्डा की। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, आइंस्टीन की इक्वेशन और प्लैंक की इक्वेशन को रख के मास निकाला, और वहां से बताया कि इस मास के साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा अगर देखा जाए तो यहाँ से आया है ये लैम्डा की वैल्यू, क्या? h अपॉन mv, ठीक है। अब ठीक है, अब तो समझ में आ गया हो गया यस मैम। यस मैम। सबको? कहीं पे भी अभी कोई इक्वेशन का इशू है कि ये कैसे आया, तो एक बार देख लो, आ गया मैम. ठीक है। तो p क्या है? मैम मोमेंटम। पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, ये सबको पता है, बट पार्टिकल के पास वेवलेंथ होगी, ये किसी को नहीं पता। तो ये कैसे निकाला है? दोनों इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करा, m की वैल्यू निकाली, फिर जो न्यू है उसको लैम्डा में चेंज कर दिया। यहाँ से देखो ये किया हुआ मैंने, ठीक है। मैम इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इन्होंने डी ब्रुगली में दी है। अब क्या बोला है? लैम्डा इज वेरी स्मॉलर फॉर हैवियर पार्टिकल,
जितना बड़ा मास होगा उसके साथ लैम्डा की वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगी, राइट, और मोर एनर्जेटिक पार्टिकल। तो ये है, जितना बड़ा मास उतना ही वेवलेंथ छोटी, जो कि हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। और एनर्जी फॉर पार्टिकल एग्जाम्पल, the de Broglie wavelength of a ball of mass इतने kg moving with this speed is calculated as, कैलकुलेट करो कितना वेवलेंथ आएगा, अगर इतना स्मॉल मास ले रहे हो तो कितनी वेवलेंथ आ रही है, कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेट करोगे, मोमेंटम आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो देखो कितनी स्मॉल वेवलेंथ है, 10 टू पावर -34। तो अगर पार्टिकल 0.1 kg भी है तो उसके पास कितना ज्यादा छोटी वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ को हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो बियॉन्ड एनी मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज है, तो दैट्स व्हाई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो इसलिए जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो तो करेंगे, बट हम लोग मानते नहीं है कि है, बट मैम एक बार सब बैक करेंगे, थोड़ा सा देखना था। हाँ, बस एक सेकंड। स्टूडेंट्स याद रखना है, मेरे से मिस्टेक हो गई, कोई भी अभी उसको न्यू मत समझना, H/mv है ये, वेयर v इज वेलोसिटी, राइट। ठीक है मैम, तो डन। हाँ, in subatomic domain the wave character of the particle is this, for example an electron accelerated from rest through the, अब देखो क्या है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करेंगे जो कि वेव नेचर को शो करेगा। अब इसके लिए अगर निकालेंगे हम लोग वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड है, तो देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है जिससे हम लोग वेवलेंथ को डायरेक्ट न्यूटन मीटर्स में निकाल सकते हैं। कैसे, काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, मान लो वो रेस्ट पे है, हमने उसको एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करेंगे तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईवी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो एम से मल्टीप्लाई कर दे और एम से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मोमेंटम, तो ये पी स्क्वायर हो गया अपॉन 2m, तो ये हो गया 2m। यहाँ से हमने मोमेंटम को निकाला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सभी को पता है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 2m k इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 2m ev हो गई। फिनोमिना क्या, तुम्हारे पास वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। इस मोमेंटम को बच्चों 2m ev को उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब बात करते हैं एच की, कि जो तुम्हारे पास प्लैंक कांस्टेंट है इसकी कितनी वैल्यू होती है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू देखो बच्चों, ध्यान से यहाँ पे वैल्यू लिख लो, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड किसकी यूनिट है, और ठीक है, तो एच की यूनिट है तुम्हारे पास प्लैंक कांस्टेंट की जूल्स सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है जूल और सेकेंड में। अगर मुझे ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है तो कितनी आएगी, चेंज कर सकता है कोई, एच को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, H की value। 1.1 नहीं आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना। कितना होगा 12.24, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे। एच को चेंज करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
मैम जो आपने k इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि वो तो प्लैंक कांस्टेंट का होता है ना। हेलो मैम। मैम मेरी वॉइस आ रही है? बहुत लो आ रही है। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपने k इक्वल्स टू, मैम आपने बिल्कुल k भी की नहीं आ वैल्यू रही। ली हुई है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया है, 1.2 इंटू 27, या तो जूल सेकंड में लिख लो, ठीक है, इसको जूल्स में रहने दो, फिर इस h की वैल्यू यहाँ पे रखो, e की जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, यहां से रखोगे वैल्यू तो मास भी रख दोगे, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास भी है, तो सारी वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो ये किस में आया, न्यूटन मीटर में। ये देखो ये वेवलेंथ किस में आ रही है हमारे पास, न्यूटन मीटर में। और v किस में होगा, अब v किस में मेजर कर पाओगे, मैम ये एनएम नैनोमीटर होगा ना? हाँ ये नैनोमीटर है। तो क्या रखा, इस फॉर्मूले में h की वैल्यू रख दी जूल सेकंड वाली, मास रख दिया तुमने, जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू और v की वैल्यू, सारी वैल्यूज तुमने रख दी। उसके बाद तुम्हें जो लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू मिली है, वो एक्चुअल वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो लैम्डा की वैल्यू ये निकल के आएगी। देखो ये तुम्हें ना कैलकुलेट नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी 1.227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन रूट बी, ठीक है। अब ये मीटर्स में ये आएगी, अगर मैं एसआई यूनिट्स में बात करूं तो ये जूल है, ये सेकंड है, मास भी तुम्हारे केजी में होगा, वी वोल्ट में होगा, है ना। तो सारी यूनिट एसआई में रखोगे तो दिस यूनिट विल कम्स आउट लैम्डा की मीटर में। अब इसको तुम्हें नैनोमीटर में बनाना है, आर्मस्ट्रांग में बनाना है, जिसमें बनाना है तुम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। वी किस में रहेगा, अगर सारी चीजें एसआई यूनिट में है तो वी किस में रहेगा, वोल्ट में, ठीक है। तो V इज इन वोल्ट। अगर मान लो V की वैल्यू 120 वोल्ट अगर मैं लेके चलती हूँ तो वेवलेंथ कितनी निकल के आई, देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वेवलेंथ निकल के आया, लैम्डा इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। तो देख लो कि इसके लिए भी कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो भी कितना स्मॉल निकल के आई है। हाँ बोलो। मैम अगर इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ आ गई तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव प्रॉपर्टी शो करता है? हाँ ठीक है। सब मतलब वो सब मैटर करते हैं प्रॉपर्टी, सब मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो मैम मतलब पार्टिकल की तरह मूव नहीं करता, वेव की तरह मूव करता है? दोनों नेचर शो करेगा। वही तो बोला है कि एक साथ दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर। जिस नेचर में उसको देखना चाहोगे वो उसी नेचर की तरह तुम्हें दिखाई देगा। यही क्वांटम मैकेनिक्स सबसे बड़ी, यही क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि कोई पार्टिकल वहां पर तभी होगा जब तुम उसको देखोगे, अदरवाइज वो पार्टिकल है ही नहीं, है ना। जब माइक्रो में जाते हो तो माइक्रो लेवल में क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है, अगर कोई पार्टिकल को तुम देख रहे हो तो वो पार्टिकल है ही नहीं, वो तुम्हें जब तुम वहां देख रहे हो वो तब वो पार्टिकल वहां पर है। तो क्वांटम जब तुम पढ़ोगे ना, क्वांटम इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जब तुम पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा क्वांटम में। तो ये तो बेसिक है। तो तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर रहे हैं। तो लैम्डा कितना आया, इतना आया। अगर तुम्हें कोई भी वी की वैल्यू दे दें तो तुम लोग किसी भी पार्टिकल के साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड है ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि तुम कभी भी किसी पार्टिकल की, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमने पोजीशन, मैं बता दूंगी कि इस पार्टिकल की ये पोजीशन है, इस पार्टिकल का ये मास है, ये इसकी पोजीशन इतने टाइम में इतने से चेंज हो रही है, मुझे मोमेंटम बता दो। तुम बहुत आराम से बता दोगे मैडम, एम डी एक्स बाई डी टी करके, ये वेलोसिटी है, तुमने बता दिया मोमेंटम। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि हम किसी भी पार्टिकल की एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। अगर पोजीशन बता दोगे तो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते, मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं।
एक साथ दोनों चीजें एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल की, अगर तुमने पोजीशन बता दिया तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, मोमेंटम बता दोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कितने का एरर आता है दोनों चीजों को अगर साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करेंगे तो देखो इतने का एरर आता है h/4 पाई। h हाइजन वही है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो दोनों का जो अनसर्टेनिटी है अगर इनटू करोगे तो इतने से तो बराबर आएगा या इससे ज्यादा भी आ सकता है। अब देखो क्या बोला है, अगर डेल एक्स 0 है, डेल एक्स मतलब जो पोजीशन अनसर्टेनिटी है किसी भी पोजीशन में वो 0 है, मतलब तुमने पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर कर लिया, तो डेल पी कितना हो जाएगा, मस्ट बी इनफाइनाइट इन ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कितना चला जाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट चला जाएगा। सिमिलरली डेल पी 0 है तो डेल एक्स मस्ट बी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट चीज कोई होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बस ये एक ही इक्वेशन है। बस तुम्हारे में इतना ही है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि मैटर वेव जो है उसके पास मोमेंटम भी है और पूरे स्पेस में एक्सटेंड है। अब इस मैटर वेव में वो पार्टिकल की पोजीशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आप डेफिनेट पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो ये वही चीज उन्होंने बताई है। बस ये बस तुम्हें डी ब्रुगली वेवलेंथ में इतना ही पढ़ना था। 2 फॉर्मूले हैं, तो कौन से 2 फॉर्मूले पढ़े हैं भाई? डी ब्रुगली का एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला, एक ये वेवलेंथ वाला। ये 2 फॉर्मूले के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। चले आगे मूव करूं? यस मैम। मैम उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, किसमें? वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ अब बिल्कुल सही आ रही है मैम ओके। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यूनिट्स बहुत याद रखना कि ये डेनोमीटर में है तो 1.22 है या क्या है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वैसे ये पॉइंट से ही थोड़ा सा खेलेगा सवाल, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अपना 3rd पॉइंट पे। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटोन, जो अभी तक पुराना पढ़ा है थोड़ा वही पढ़ेंगे। मैम ये एक बार दोबारा बता दोगे आप ये कहना क्या चाहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो ये कहना चाहता है कि एक पार्टिकल है और उसके साथ एक वेव है, ठीक है। अगर वो पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास मोमेंटम भी होगा और Yes, ma'am. उस पार्टिकल की उस वेव के अंदर एक पोजीशन भी होगी, यस मैम। है ना। उस पार्टिकल की उस वेव में पोजीशन भी होगी। तो यस मैम। उस वेव के अंदर अगर उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन अगर तुम ढूंढना चाहते हो, अगर पोजीशन मिल गई तो उसका मोमेंटम आप एग्जैक्ट नहीं ढूंढ सकते कि उसका उस वेव के पास कितना मोमेंटम है। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज के अंदर एरर आएगा। इन्होंने साइमल्टेनियसली बोला है कि हम नहीं ढूंढ सकते। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन में देखो, जब तुम आगे सॉलिड एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये चीज वहां पर काम आएगी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताएगा। ये एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो ऐसी चीजें हैं। अभी तुम बस इतना ही पढ़ लो। तो ये जो पूरी इसकी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग की, ये इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है? मतलब अगर कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नहीं है? नहीं, सिर्फ माइक्रो के हर किसी के लिए। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करती है। ठीक है मैम। मैक्रो के लिए कुछ काम नहीं आएगा यहाँ से, सब माइक्रो है। टॉपिक 1, टॉपिक 2 कहाँ गया भाई? न्यूमेरिकल करेंगे ना तब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। बस अभी इसमें थ्योरी है और 2 फॉर्मूले बस।
ज्यादा थ्योरी के अंदर मत जाओ। देखो प्रोटो इलेक्ट्रिक वेव हम पढ़ चुके थे, सारा सब कुछ हमने देख लिया। पार्टिकल्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इंटेंसिटी पे क्या बिहेवियर है वो हम लोग सब देख चुके हैं। यहाँ क्या पढ़ना है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, मैंने जो ड्राइव कराई थी तुम्हें, ये थी, है ना, इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन आइंस्टाइन इक्वेशन। कैसे आई है ये, कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बता सकते हैं कितनी होगी, कैसे, इनकमिंग पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है माइनस वर्क फंक्शन कितना है। तो एक्चुअली ये वाली इक्वेशन नहीं है, दिस इक्वेशन इज द प्रॉपर इक्वेशन ना। तो इस इक्वेशन से याद रखो, इसी इक्वेशन को बोला गया है आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ mv स्क्वायर मैक्स। तो यहाँ से बता देंगे कि पार्टिकल के पास कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सेम चीज है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा है, देखो इसको मैं लिख दूं हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, इक्वल्स टू h म्यू, माइनस वर्क फंक्शन किसका है, देखा जाए तो उस सरफेस का, या फिर मैं बोलूं कि एक उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस मेटल सरफेस में से मुझे कितनी एनर्जी नीडेड है। तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एच न्यू लिखूं, क्योंकि है भी तो वर्क फंक्शन को एनर्जी में डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं इसको अगर लिखूं एच। अब बात आई फ्रीक्वेंसी क्या लिखें, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी बच्चों न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी होगी। ये न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड। तो ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो वर्क फंक्शन, इतनी तो चाहिए ही चाहिए निकलवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से एच कॉमन ले लिया तो ये आ गया न्यू माइनस न्यू। तो ये तुम्हारी आइंस्टाइन की इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हो गई। और ये हम लोगों ने पढ़ा था, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को देखना है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, है ना, ये देखा था कि अगर Intensity. मुझे नंबर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि करंट बढ़ाने के लिए हमने बोला था कि मुझे नंबर्स ज्यादा चाहिए, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। Electrons. तो उसके लिए हमने क्या किया था, इंटेंसिटी को बढ़ाया था, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी रहेगी। अब देखो इस पर क्या बोला है कि अगर मान लो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो कि एग्जिस्ट करेगी, है ना। अगर ये नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है जैसे यहाँ पे बोला गया है, तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, न्यू नॉट से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, वरना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो जीरो हो जाएगी उस केस में। अब अगर मुझे वी नॉट और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, वी नॉट क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लिया है, ठीक है। वी नॉट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया ना, काइनेटिक एनर्जी को अभी हाफ एम स्क्वायर में था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया, बाकी की चीजें एज इट इज है। ई को नीचे यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ई अपॉन एच अपॉन ई, फाइव नॉट अपॉन ई। अब वी नॉट यानी पोटेंशियल वर्सेस न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसके बीच में क्या ग्राफ था, बताओ, उस दिन बताया था। बट अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो एच और ई के फंक्शन में आएगा, यानी कुछ इस तरीके, इसका स्लोप। Slope में. Okay. ये तुम्हारा पोटेंशियल और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, और ये किसके टर्म्स में ग्राफ आया है, पाई अपॉन ई, E. इसी को बोला गया है फ्रीक्वेंसी। मैम हमारा फाई नॉट क्या था? पाई नॉट वर्क फंक्शन है ना, ओके मैम. पाई नॉट वर्क फंक्शन है। बताओ इसका आंसर। ऑप्शन सी।
मैम सी। सी। On reducing the wavelength of light, the velocity of the photoelectrons became. मोर। सी। मैम सी। कर दिया सारा पढ़ाया चौपट। मैम रिमेन अनचेंज्ड। हाँ मैंने लाइट वेवलेंथ उस पे वेवलेंथ यानी ऑन रिड्यूसिंग वेवलेंथ है ना ये। अच्छा वेवलेंथ है ना कि इंटेंसिटी, ध्यान से पढ़ो ठीक है। ऑन रिड्यूसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट रिड्यूस कर दी तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। हाँ, और More फ्रीक्वेंसी भी होगा। बढ़ गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक, मोर। वेरी गुड। मोर। सी मैम ऑप्शन वेवलेंथ और करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, हाँ तो वेवलेंथ को कम कर दिया ना तो तो बढ़ फ्रीक्वेंसी जाएगी को, ना। हाँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी बढ़ बढ़ जाएगी, गई। राइट, तो मोर सही हो है। गई। वेरी वेल डन। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज दिस देन फाइंड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अगर ये वर्क फंक्शन है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मुझे पहले तो वो बताओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम। रिक्वायर्ड। यस मैम। करो वर्क नंबर ऑफ फंक्शन की, फ्रीक्वेंसी। तो 5 गिवन है तुम्हें, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो, या फिर वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिख लो। न्यू नॉट यानी फ्रीक्वेंसी, इसको क्या लिख सकते हो, एच। बस ये तुम्हारे पास वैल्यू है, यहाँ से न्यू नॉट आ जाएगा। करो। करिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आई, एच की वैल्यू पता है ना, 6 पॉइंट मैम 3 पॉइंट समथिंग आ रही है 6 इंटू पॉइंट 10⁻34। एच की वैल्यू सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है।
एच न्यू नॉट, ये वही करना था, है ना। एच न्यू नॉट की वैल्यू रखी, पाई नॉट तुम्हें गिवन है, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये किसमें है, जूल सेकंड में। क्या हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में कर सकते हैं? Yes, ना, ma'am. बाय मल्टीप्लाई ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ से देखो कितना आई है फ्रीक्वेंसी, 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इतना वक्त, इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, तो इसी फ्रीक्वेंसी को बोला गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल करो। The wavelength of the incident light if the photo current is 0 by a stopping potential of इतने वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, ठीक है, तो कितना वेवलेंथ चाहिए? हाँ मैम हम्म, मैम ये 1.6 इंटू 10⁻⁻90 किसकी वैल्यू है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। देखो ये जो वैल्यू है 2.14 जो गिवन है वर्क फंक्शन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब ये वाली यूनिट जूल सेकंड में है, तो मतलब सारी यूनिट एसआई में करनी पड़ेगी। तो एसआई यूनिट में इस वैल्यू को किस में लिखें, वोल्ट में। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन का मतलब है मैम आपकी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो चार्ज। पॉज हो गई। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ओके मैम। तो कैसे निकालोगी वेवलेंथ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तो? तो वही आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाओ, यहाँ से लैम्डा निकल के आएगा, वर्क फंक्शन है, वी नॉट की वैल्यू है, ठीक है, एच की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा फाइंड करना है। ये रहा सारी वैल्यूज रख के। तो तुम्हारे पास मैं गिनती के फॉर्मूले बताती हूँ। पहला तो आइंस्टाइन इक्वेशन है, ठीक है, इसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास एच न्यू नॉट होगी, ठीक है। वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हो। तीसरा फॉर्मूला अभी लैम्डा का निकाला है जो कि 12.27 अपॉन रूट बी नैनोमीटर में था। बस ये तीन ही फॉर्मूले हैं बस, और लैम्डा को एच अपॉन एम वी लिख सकते हो बस। इस चैप्टर में ये गिनती के 4 फॉर्मूले और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगी लैम्डा की नैनोमीटर से। अब फोटोन की बात कर लेते हैं कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन क्या होता है, बंडल ऑफ यस मैम, बंडल ऑफ पार्टिकल्स। बंडल ऑफ एनर्जी है। फोटोन की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, चलो बताओ, तुमने सब कुछ पढ़ लिया,
अब लास्ट में जिसके बारे में सारी बातें हो रही थी ये वही है, तो ये क्या है बताओ। फोटोन की एक एक करके प्रॉपर्टी बताओ जो जो दिमाग में आ रही है। मैम हाईएस्ट स्पीड एवर इन द यूनिवर्स। स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैम स्पीड ऑफ लाइट तो यही है ना। हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट से ही तो ट्रेवल करेगा। हाँ मतलब सी। ठीक है, फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। रेस्ट मास 0। रेस्ट मास 0 का। वेरी गुड, इट हैज 0 रेस्ट मास। और मैम ग्लो व्हेन एवर ट्रेवल। क्या? मैम जब भी ट्रेवल करेगी तो ग्लो करती है तो लाइट मिलती है। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं। न्यूट्रल। ग्लो करेगी, ग्लो क्या है? मतलब लाइट प्रोड्यूस करती है। नहीं, वो तो मैम लाइट है, पॉजिटिव चार्ज। उसमें ये पार्टिकल्स हैं। मैम नो, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल। फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फोटोन के ओके पास मैम। एनर्जी है, फोटोन के पास मोमेंटम है, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल है। तो फोटोन के पास एनर्जी होगा और मोमेंटम होगा, फोटोन के पास कोई चार्ज मैम लेकिन नहीं अगर नहीं है। फोटोन अगर पार्टिकल है तो हमने तो ये पढ़ा था ना चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे, हर पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है। हाँ, तब तो ये थ्योरी फेल्ड हो गई। क्यों हो गई थ्योरी फेल्ड? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी है। ठीक है, दोनों थ्योरी अलग अलग एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कहाँ लिखा अच्छा। हुआ है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है कि चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है कि जिस बॉडी के पास मास है उसके पास चार्ज हो। ठीक है, तो वो अलग चीज मैम है। लेकिन जिस बॉडी के पास मास है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स हो गए, तो एटम्स के पास तो चार्ज होता ही है। तो वो एटम्स प्रोटॉन वो अलग है, फोटोन एक अलग क्वांटिटी है जिसको बोला जा रहा है जो जिससे लाइट मिलके बनी है। फोटोन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अच्छा। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कि डेविएट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, कोई बिहेवियर ऐसा चेंज नहीं होगा। The energy of the photon does not change when photons from one medium to another medium goes, as v does not change. अब वेवलेंथ का क्या है? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिफरेंट जाएगी, मीडिया। और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। v का यहाँ पे मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होगी, तो फोटोन की एनर्जी भी दूसरे देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बट वेवलेंथ हो जाती है और एनर्जी भी देखो एनर्जी डिपेंड चेंज। करेगी। हाँ, एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो, है ना, तो यस फ्रीक्वेंसी मैम। चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारे, अभी हमने पूरी रे ऑप्टिक्स में यही पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज हो चेंज हो जाएगी। जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी का चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। क्योंकि हर मीडियम के पास अलग वेवलेंथ है। ठीक है, और क्या बोला है देखो, अगर फोटोन का किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलिजन हो रहा है तो वो सारे कोलिजन्स कैसे होंगे? इलास्टिक होंगे, मतलब टोटल एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मोमेंटम लॉ को यहाँ पर भी फॉलो करेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करना एक बार इस क्वेश्चन को। एनर्जी निकालो। ये लाइट है जिसके पास इतनी फ्रिक्वेंसी है, और ये इतना उसके पास पावर है।
एनर्जी तो निकाल ली होगी एच न्यू करके, एनर्जी तो डायरेक्ट निकल जाएगी एच न्यू, न्यू गिवन है तो ए पार्ट तो हो गया होगा, E इक्वल्स टू एच न्यू, एच की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, तो ये एनर्जी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे ऑन एन एवरेज फ्रॉम द सोर्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए, सोचो। मैम P अपॉन E। देखो अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, है ना। तो इंटेंसिटी क्या है, एक पावर है, सोर्स पावर की। अगर मैं तुमसे उस दिन बोल रही थी कितना वॉट बढ़ा दिया, इतना वॉट बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी को उसमें मेजर कर रहे थे। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है, एच न्यू, और जो पावर सोर्स जो इमिट कर रहा है वो इतनी कर रहा है 10⁻³ तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, तो कैसे निकालेंगे, पावर जो भी टोटल पावर है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सॉरी एक प्रोटॉन की एनर्जी, ठीक है। तो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या मिलेगा यहाँ से तुम्हें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे। तो एच न्यू की वैल्यू आई, इनको मल्टीप्लाई करके 10⁻⁹ जूल। नंबर कैसे निकालेंगे, ये रहा, n इक्वल्स टू P अपॉन E। P इज पावर, E इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, भाई नंबर कैसे बताओगे कि ये इतने, एक लाइट है जो इतने वॉट की एनर्जी दे रही है। अब एनर्जी किसके पास है, एनर्जी सारी फोटोन के पास। तो अगर एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी है उस एनर्जी को सारी एक किससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर आ जाएंगे कि कितने नंबर है, तो वही करना है। हम तो फोटोन की एनर्जी, एनर्जी चार्ज के बराबर लग रही है, जो एक चार्ज के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तो वो तो जो भी आई है, पावर कितनी की बना है 10⁻³ वो रख दो, एनर्जी आपने निकाल ही ली 1.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब नंबर देखो कितने आएंगे, कितने नंबर हैं, देखो इतने सारे फोटोन्स हैं, तो आपने नंबर भी कैलकुलेट कर लिए कि अगर इतने वॉट की लाइट है, इतने वॉट की पावर है, तो उसके पास कितने फोटोन्स हैं। तो ये फॉर्मूला देखो पावर का, Ne। मैम P पावर है ना? हाँ, P इज पावर, E इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन, N इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ये जनरल बेसिक क्वेश्चन, ये तो बेसिक से आ गया कि ये पावर है, एक के पास इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितनी एनर्जी होगी, तो कितनी होगी, ये एनर्जी होगी। ये वाला करो।
वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी निकालनी है, आराम से निकाल लोगे। वायलेंट कलर की वेवलेंथ गिवन है, रेड कलर की वेवलेंथ गिवन है, तो एनर्जी निकाल लोगे आराम से। वायलेट की आ गई, रेड लाइट के लिए रेड की वेवलेंथ रख दोगे, है ना। बस ये इतना मैम ही एक बार था। दोबारा दिखाना। हाँ ये लो। इसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक बच जाएगा, रेडिएशन, वो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। एक वो भी बहुत छोटा टॉपिक है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले इसके पीवाई यूज करेंगे हम लोग। मैम हमने वो कर लिया क्या, हॉल वॉश एंड लर्नर्ड ऑब्जर्वेशन? कौन सा? हॉल वॉश और लर्नर्ड ऑब्जर्वेशन। नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया? है, मैंने देखा था बोर्ड्स में आ रहा है वैसे। कौन से बोर्ड में? सीबीएसई। ये इसी चैप्टर का है? हाँ, डुअल नेचर का है। दोबारा बताना। हॉल वॉश, HALL हॉल, WACH, एंड लर्नर्ड ऑब्जर्वेशन। नहीं भाई नहीं, ये तो मैंने पूरी क्वांटम में नहीं पढ़ा, ये क्या है? ये सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नहीं नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे इस चीज का। मैम मैं आपको भेजूँ स्नैपशॉट? भेजो जरा। मैम ये फोटो इलेक्ट्रिक का पार्ट है। देखो तुम्हारे जेई और सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से जो होना चाहिए वो तो इससे ज्यादा तो नहीं है कुछ भी। हो सकता है उसका कुछ नामकरण हो अलग से, एक बार भेजना क्या है। बस तुम्हारा एक चैप्टर, एक टॉपिक बच गया है, फोटो मैम फ्लक्स। मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। हम्म। मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। मॉड्यूल्स में है? नहीं हुआ है। मॉड्यूल्स में है। मैम मैम इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट तो गिवन नहीं है, बट मैम ये 3 मैम इंटू 10 टू द पावर चैप्टर 8 उसमें है। ये स्पीड ऑफ लाइट है क्या? देखो ये जो डेविसन और जेनबर एक्सपेरिमेंट है ना, ये वहां पर है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल और फोटो सेल। ये फोटो सेल नहीं है ना अभी तुम्हारे सिलेबस में, वो फोटो सेल वो वही तो करा रही थी। ये रहा, ये यहाँ नहीं करना, ये फोटो सेल आगे, ये यहाँ पर आएगा, तो ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, नहीं पढ़ना। डिलीटेड है मैम ये? हाँ ये फोटो मैम सेल जेई से नहीं रिलेटेड है ना? नहीं, जेई से रिलेटेड नहीं है फोटो सेल, ठीक है, नहीं पढ़ना। मैम ये डिलीटेड है ना? हाँ ये टॉपिक डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ये नहीं पढ़ने। मैम सीबीएसई से भी? सीबीएसई से देखना पड़ेगा भाई, मैम क्योंकि सीबीएसई। लेटेस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव से, तो फोटो। नहीं मैम, जेई के हिसाब से नहीं है वैसे, हाँ बोर्ड्स के लिए हो जेई सकता है। को, जेई के हिसाब से नहीं है क्योंकि थ्योरी है सारी, ठीक है, तो जेई से नहीं है, अपने अपने बोर्ड्स में देख लेना कि तुम्हारे बोर्ड्स में है कि नहीं। फोटो सेल नहीं करना हम लोगों को, ये आउट ऑफ द सिलेबस जा चुका है। तो इसके पीवाई क्यूज कर लेते हैं, है ना, 10 मिनट है हमारे पास, पीवाई क्यूज कर लो, चैप्टर तो कंप्लीट है तुम्हारा, पूरा ही चैप्टर था। पीपीपीज भी कर सकते हैं। मुझे लगा आज भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने डीपीपीज निकाल के नहीं रखी।
एक सेकंड रुकना बच्चे। ऑर्डर एंड पीरियड्स, राइट? मैम क्वेश्चन फोर्थ नंबर ऑप्शन। कर दो स्टार्ट सॉल्व करना। हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। एनर्जी है इतनी तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा? सॉल्व करें। देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है मोमेंटम। बट तुम्हें गिवन एनर्जी है तो एनर्जी को यानी चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, लैम्डा को ना, कि वेवलेंथ नहीं पूछी तो लैम्डा को चेंज करो। थर्ड बताओ इतने। थर्ड का विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? photons exert no pressure, photons energy is h nu, photon rest mass is 0 or none of these? थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड कर लेना, कैलकुलेशन बेस्ड है ना। फर्स्ट फर्स्ट तो आइंस्टीन है ना, who discovered फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन इक्वेशन है तो देखो थर्ड वाला देखो, फोटोन एनर्जी ठीक है एच नहीं होता है, रेस्ट मास 0 है, ठीक है। अगर फोटोन अगर एक पार्टिकल है तो पार्टिकल तो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन करेक्ट है बट स्टेटमेंट वैसे इनकरेक्ट है। फोर्थ कैसे करेंगे? नंबर्स बताना है कि कितने नंबर्स हैं, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, तो कैसे बताएंगे? वेवलेंथ है और तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है और वेवलेंथ है, तो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ई बाय वो पी बाय ई है, तो पी को क्या लिख सकते हो? लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हो, एस सी अपॉन लैम्डा।
और लैम्डा तुम्हें गिवन है ना। ये पी बाई ई को चेंज करना है ना। ये भी सेम नंबर्स निकालने हैं, निकाल लोगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन किससे पता चला हमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और अलोन, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है इस प्रपोर्शनल, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें ये डीपीपी भेज दूंगी, ये डीपीपी सॉल्व कर लेना। सेवेंटी 75 पेजेस, बहुत बड़ी है ये तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बताओ, ये वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, ये भी कैलकुलेटेड है, थ्योरी का कर लेते हैं। इफ द मोमेंटम इज पी देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी निकालना है अगर मोमेंटम पी है। तो ये सारे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सबकी थ्योरी हो चुकी है। टॉपिक ओके मैम। एक सेकंड, टॉपिक देख लेते हैं अगर कोई बच गया हो तो। ऑब्जर्वेशंस ऑफ लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट में कह रहा था, ये है क्या वो लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट? बट इसमें कहीं वही फोटो तो। और एनोड वाला है जो हम कर चुके हैं, देखो। इंटेंसिटी वेरिएशंस और स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ये तो। फोटो इलेक्ट्रिक किस पे डिपेंड करेगा, करंट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो वही ये हो सकता है कि कुछ नाम हो बट हम लोगों ने थ्योरी कवर कर ली हो, है ना। तो एक बार उस Yes, नाम ma'am. के Yes, ma'am, लिए, maybe. हाँ, तो उन नाम के लिए एक बार देख लेना, क्योंकि पर्टिकुलरली हो सकता है नेम मिस आउट हो गया, बट जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो थ्योरी सब कवर हो चुकी है, फॉर्मूलाज भी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार डीपीपी से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हम लोग ये भी कर चुके हैं, और मैटर वेव आज हो गया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये भी हो गई है, 2me, ये वाले फॉर्मूले डिवाइस कर लिए हैं, आ गए हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, और अनचार्ज पार्टिकल्स सेम चीज है, वही फॉर्मूला लगेगा। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ये रह गया है तुम्हारा, ये तो एटॉमिक पार्टिकल में पढ़ेंगे, एटम्स में, बोहर एटम्स में आएगा। ठीक है, कवर है, तो हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है। मैं ये तुम्हें डीपीपी शेयर कर दूंगी, तुम्हें मुश्किल से 1 घंटा लगेगा इस डीपीपी को सॉल्व करने में, तो 1 घंटा निकाल के कर लेना। और मॉडर्न फिजिक्स सबसे आसान है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है भाई। तो बहुत Okay, easy ma'am. है। चलो Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। एक बार थ्योरी सुनिए, you, एक ma'am. काम करना सब लोग, सुन तो लो, एक काम करना सब लोग, एक बार ना इसको ये देख लेना कि ये थ्योरी किसने दी है। जैसे मैंने तुम्हें पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, अब ये देख लेना जो Yes, पढ़ाया गया है ये थ्योरी दी किसने है ना। क्योंकि साइंटिस्ट के नाम मुझे एज इट इज नहीं याद है, तो एक बार थोड़ा सा काम तुम करो आज, तुम लोग डीपीपी सॉल्व करना और मुझे बताना कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो मिस आउट हो गई है। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है ये। ठीक है चलो मैम, बाय। कल क्या कराओगे वैसे आप वेडनेसडे? बाय मैम। कल क्या कराएंगे? कल पीवाई क्यूज कर लेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, एटम्स उसके बाद स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, ठीक है। एटम्स। बाय मैम, बाय। बाय।